नमस्कार, मेरा नाम पीहू यादव है। हाल फिलहाल में मैं दिल्ली में नजफ़गढ़ में रहती हूँ। मेरी पैदाइश करीरा गांव की है, जो कि महेंद्रगढ़ के पास है। मेरी पैदाइश एक छोटे से गांव में हुई थी, जहां पर औरतों के लिए आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल काम था। मैं एक ऐसी फैमिली से आती हूँ, जहां पर हर चीज़ के लिए रोक-टोक की जाती है। लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़कियां वो नहीं कर सकती, बहुत कुछ। धीरे धीरे वक्त बीता, मेरे अंदर अलग अलग टैलेंट आने लगे। कभी ड्राइंग का क्रेज चढ़ता, कभी डांसिंग का, कभी सिंगिंग का। लेकिन मैं जहाँ से आती हूँ वहाँ इन चीज़ों को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। लड़कियाँ अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकती हैं। तो जब मैंने सिंगिंग को अपने ऑडिशन देने शुरू किए, स्कूल में छोटे मोटे फंक्शन हुआ करते थे, वहाँ मुझे अच्छा रिस्पांस मिलने लगा। वहाँ के जो म्यूजिक टीचर थे वो बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट करते थे मुझे। वो हमेशा जब भी प्रेयर या एनुअल फंक्शन होता तो मुझे सबसे आगे रखते। फिर मुझे लगा कि मुझे इसी में आगे बढ़ना है। तो मैंने एक डायरी बनाई जिसमें जितने भी फिल्मी गाने थे वो सब लिखती। एक गाना है, दिल में मेरे है दर्द डिस्को। इस गाने के लिए मैंने अपने भाई को 50 रुपए की रिश्वत दी थी, क्योंकि हमारे यहाँ केबल नहीं थी। केवल दूरदर्शन होता था, जिस पर रविवार को हम सब मम्मी के साथ मिलकर रंगोली देखा करते। तो 50 रुपए में भाई अपने दोस्त से लिखवा के लाया था वो गाना और मुझे दे दिया। वो पेज जिसमें गाना लिखा था उसकी मैं प्रैक्टिस करती रहती और लिखती रहती, क्योंकि मुझे बहुत शौक था। और जब भी कोई नया गाना आता तो मैं अपने भाई को रिश्वत देती थी। अपने पैसे जोड़ जोड़ के रखती और उसे देती, और वो मुझे गाने ला के देता था। तो एक डायरी बन गई थी मेरी। ये सारी बातें आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मेरा स्ट्रगल है। फिर एक दिन घर पर मेरे चाचा जी आए और उन्होंने वो डायरी देख ली। उन्होंने मम्मी से कहा, देखो फिल्मी गाने लिखती है लड़की, कैसे कैसे गाने लिखे हुए हैं, तुमने बिगाड़ रखा है, ध्यान नहीं दिया लड़की पर। इतना कुछ सुनने के बाद मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि कौन सी डायरी है। मैंने दे दी और मम्मी ने कहा फाड़ दो इसे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कभी भी कोई भी मेरे बच्चों के बारे में कुछ भी बोले जिससे आगे शादी में दिक्कत आए। शादी शादी बहुत बड़ा शब्द है। शादी लड़की की शादी नहीं होगी अगर उसने ऐसा किया। अगर उसने वैसा किया तो लड़की की शादी नहीं होगी। तो जिस दिन वो डायरी फटी, मेरी ज़िंदगी में सिंगिंग का भूत उतर गया। मुझे पता चल गया कि इस फील्ड में मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। थोड़े टाइम वेट किया और फिर 6 क्लास में मुझे भूत चढ़ा एथलीट बनने का। मैं हरियाणा से हूँ, तो रेस, गेम्स, स्पोर्ट हर चीज़ में इतना स्टेमिना तो रहता ही है हमारा। अच्छी एथलीट थी मैं, और हमारे स्पोर्ट के सर ने मुझे बहुत अप्रिसिएट किया था। अब जितने भी गेम्स होते थे रीजनल लेवल पर, उन सब में मेडल लेके आती थी, जो मेरे पापा को नहीं पता था कि मैं गेम्स खेलती हूँ। मेडल आते रहे, सर्टिफिकेट मुझे मिलते रहे, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली नेशनल लेवल पर जाने की। तो वहाँ पर कैंपेन कुछ हुआ करते थे कि 15 दिन के लिए आपके बच्चे को लेकर जाएंगे, ऐसा कुछ। तो उस चीज़ के लिए मैंने पापा से कहा तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि किसने कहा है खेलने के लिए, नहीं भेजूंगा बाहर। वहाँ पर मेरा वो सपना भी ख़त्म हो गया। फिर आई कॉलेज की बारी। कॉलेज में जीन्स पहन के नहीं जा सकते। आप जाओगे तो सिर्फ सूट पहन के, या आप लड़कियों के कॉलेज में ही जा सकते हैं। बहुत सारी बंदिशें। अब ऐसे करते करते उम्र हो गई 19 साल। कॉलेज के सेकंड ईयर में पहुंच गई। स्ट्रिक्ट पेरेंट बहुत थे मेरे। उस टाइम हुआ ये कि मेरी मम्मी एकदम विपरीत है। मेरी मम्मी बहुत सपोर्टिव भी हैं। जो भी मेरी इच्छाएं होती थी, चाहे मैं एथलीट थी, स्कूल में चुपके चुपके मुझे भेजती, मुझे सपोर्ट करना, और मैं सिंगिंग में थी तो भी बहुत सपोर्ट करना। आज भी मेरी मम्मी कहती हैं कि अरे बेटा तू तो बहुत अच्छा गाती है। वो बात अलग है कि अपनी छाछ किसे खट्टी लगती है। तो कॉलेज में इतना कुछ होने के बाद पापा की हो गई थी पोस्टिंग। पहले दिल्ली में ही रहते थे और वो मेरे पापा आर्मी में हैं। फिर पोस्टिंग हुई असम में।
तो जैसे ही पापा गए मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई। अब मैं पहनूंगी जीन्स, क्योंकि मम्मी मेरी अलाउ करती थी। मम्मी कहती थी कि आज़ादी से जियो, बस मम्मी पापा का सर नहीं झुकना चाहिए। ऐसा कोई काम मत करना जिससे सर नीचा हो। सेकेंड ईयर में आते ही रिश्ते आने लग गए। रिश्ते पहले भी आते थे लेकिन सीरियसली नहीं लेते थे। पेरेंट छोटी उम्र थी, तो जैसे ही 19 साल की हुई एक रिश्ता आया मेरे लिए। मेरी मम्मी ने कहा नहीं नहीं अभी तो बच्ची है, लेकिन जो बिचौलिए होते हैं वो मेरे पापा के क्लोज फ्रेंड थे। तो उन्होंने मेरे पापा से कहा कि ठीक है मत करो, लेकिन एक बार लड़का देख लो, क्या पता पसंद आ जाए। सगाई करके कॉलेज कंप्लीट करवा देना बेटी का। तो मेरी मम्मी को लगा कि चलो देख लेते हैं, क्या हर्ज है देखने में, लड़का कैसा है कैसा नहीं है ये तो देख ही लें। तो लड़का था दिल्ली पुलिस में और सब ने बहुत तारीफ़ की कि लड़का बहुत अच्छा है, आप एक बार देख लो। तो मेरे मम्मी पापा चले गए। यहाँ मैं बात कर रही हूँ अपने हस्बैंड की। अब मेरे मम्मी पापा चले गए लड़का देखने के लिए। उनको लड़का बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, लड़का अच्छा है, अच्छा खासा दिखने में है, वेल सेटल्ड है, जॉब है दिल्ली पुलिस में। तो कहते हैं आसानी से लड़के मिलते भी नहीं हैं। तो उन्होंने घर में आके बोला कि हमें तो लड़का बहुत पसंद आया, बाकी तुम एक बार मिल लेना, तुम्हें अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं करेंगे। ये सिर्फ बोलने वाली बात थी। इनडायरेक्टली अगर आप अपनी पेरेंट को ये बोलोगे कि मुझे ये लड़का पसंद नहीं है, तो माँ बाप के खिलाफ जाके तुम बात करोगे। माँ बाप तुम्हारे लिए गलत नहीं सोचते ऐसा कुछ। तो बस एक तरीके से नाम के लिए बोल दिया गया कि देख लो लड़का, नहीं पसंद आएगा तो तुम्हारी मर्ज़ी से कर देंगे। लेकिन बात ये है कि तुम्हें पसंद करना है, लड़का हमें पसंद है। ऑप्शन दूसरा था ही नहीं। ऑप्शन यही था कि आपको हाँ करनी है। मेरे हस्बैंड आए, रिश्ता हो गया और 5 महीने बाद मेरी शादी हो गई। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। मैं उन लड़कियों में से थी जिनके पास उस टाइम तक एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था। एंड्रॉयड फ़ोन कैसा होता है, कैसे चलाते हैं, मुझे बस इतना पता था कि एंड्रॉयड फ़ोन का मतलब है कि आप उसमें गेम्स खेल सकते हैं, बस। उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता था। अब सगाई जैसे ही हुई 5 महीने बाद शादी हो गई। शादी होते ही नॉर्मल लाइफ मेरी चल रही थी। कॉलेज मैंने कंटिन्यू रखा क्योंकि मेरे हस्बैंड और ससुराल वाले बहुत सपोर्टिव थे। उनका था कि आप एक गवर्नमेंट जॉब करो और आप पढ़ो, अच्छे से आगे बढ़ो, हमें कोई इशू नहीं है। तो मैं अपना कोचिंग जाती, कॉलेज जाती थी। फिर आया मेरी लाइफ में एक नया मोड़। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने वीडियो बनाना कैसे शुरू किया, इस फील्ड में कैसे आई। क्योंकि गांव में मेरी शादी हुई थी, नजफगढ़ में, पपरावट गांव से हूँ। वहाँ मेरी शादी हुई और वहाँ वीडियो बना लो, मजाल है। वहाँ तो आप पजामा भी नहीं पहन सकते, इतना लंबा घूंघट है। तो वीडियो बनाना तो बहुत दूर की बात है। तो लाइफ में एक मोड़ आया। वो मोड़ क्या था, मेरी शादी के 2 साल बाद हमें पता चला कि मेरे हस्बैंड को ब्लड कैंसर है, जो बहुत ही ख़तरनाक लेवल पर था। 80% कोई चांस नहीं थे सरवाइव करने के। 20% में से 10% था कि हाँ ये एकदम ठीक हो जाएंगे, 10% में ओल झोल था। अब ये चीज़ सुन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि तब तक मेरी एक बच्ची भी थी जिसकी उम्र 1.5 साल की थी। अब वहाँ समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है। गांव में एक चीज़ होती है, आपके पास लोग जैसे ही बीमारी का पता चलता है भर भर के आने लगते हैं। अरे बीमार हो गया, हमें तो बहुत बुरा लगा और रोने लगेंगे। रोने की तो बात थी, बहुत बड़ी बीमारी है। अगर आप इसके बारे में पूरी डिटेल्स निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैंसर में अभी सबसे ख़तरनाक वाला कैंसर होता है ये। वहाँ पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि अब मैं रोऊं या क्या रिएक्ट करूं। एक होता है सर पकड़ के बैठ जाना, एक होता है फैमिली का सहारा बनना। इस बीमारी में जितना खर्चा
हमारा लग रहा था। सरकारी नौकरी का आपको पता है कि क्या तनख्वाह होती है, मुट्ठी भर तनख्वाह होती है, जिससे कितना खर्चा होता है, कितना कुछ होता है। तो अब उसमें इतनी सेविंग्स भी नहीं थी। मेरे ससुर जी ने, मेरे हस्बैंड ने जो भी सेविंग्स थी सब ने मिलके बहुत कर लिया था। और लास्ट में एक ऐसा टाइम आने लगा कि खजाना ख़त्म हो रहा था। अब कैसे करेंगे? लेकिन हॉस्पिटल उस चीज़ का इंतज़ार नहीं करता। हॉस्पिटल को चाहिए टाइम पर। इलाज चल रहा था, दवाइयाँ चल रही थी, आप पैसे भरते रहोगे। और अब ये चीज़ें देख के रोज़ की टेंशन करें। क्या अब मुझे था करना, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं सर पकड़ के बैठ सकती हूँ या मैं सहारा बन सकती हूँ। उस टाइम मुझे था कि मुझे वीडियो वगैरह की कोई नॉलेज नहीं थी। मैं सबको कॉल करती थी कि मेरे हस्बैंड का ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, प्लेटलेट्स की नीड है, अगर आप लोग ब्लड दे सकते हैं तो ब्लड की नीड है। उसका एक मेरी फ्रेंड है जो मुझे दीदी कहती है, उसका अचानक कॉल आया कि दी मैं आपकी ब्लड को लेकर तो कोई हेल्प नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ओ नेगेटिव बहुत ही रेयर आपको देखने को मिलेंगे। तो उसने कहा कि पर मैं आपकी फाइनेंशियल हेल्प कर सकती हूँ, मैं आपको एक प्लेटफॉर्म बता सकती हूँ जिस पर आप वीडियो बनाओगे तो आपको फाइनेंशियली हेल्प मिलेगी। और मुझे था कि मैं फाइनेंशियली हेल्प करूं, क्योंकि रोज़ का था कि मेरे ससुर जी स्ट्रेस में रहते थे कि कब तक ऐसे करोगे, खाली होता जा रहा है बैंक, हॉस्पिटल को भी देना है, गवर्नमेंट जब तक दे रही है तब तक तो हम हॉस्पिटल को पे कर पा रहे हैं। रोज़ ही एक कॉल आ जाता हॉस्पिटल की तरफ से कि अमाउंट भरो। तो मैंने कहा कि ठीक है, ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। मैंने अपने हस्बैंड से बात की और हॉस्पिटल में बेड पर लेटे हुए मेरे हस्बैंड को मैंने पूछा कि ऐसे ऐसे वीडियो बनाने के लिए बोला है, तो मैं बना लूँ? उन्होंने कहा तुझे जो करना है कर, क्योंकि उनकी ओर से सबकी नज़रों में, मेरी भी नज़रों में ये था कि कहीं ना कहीं उनके सर्वाइवल चांसेस बहुत कम हैं। मैं उस 80% को कुछ नहीं मान रही थी, 10% को सब कुछ मान के चल रही थी, क्योंकि कहती है ना कि पॉजिटिव एनर्जी बहुत बड़ी बात होती है। आपके पास अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो आप जो सोच रहे हैं वही होगा। हस्बैंड के दिमाग में भी यही था कि लास्ट टाइम चल रहा है, तुझे जो करना है वो कर ले। तो मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। पहली वीडियो डाली, रिस्पांस नहीं आया। दूसरी वीडियो डाली, कोई रिस्पांस नहीं। तीसरी वीडियो फिर मैंने डाली। वीडियो में था कि मैं हॉस्पिटल से थक हार कर आई और छोटी सी लाइट जल रही है अंधेरे में और सर पे दुपट्टा है, और शीशे के सामने खड़े होकर मैंने वीडियो शूट की और डाल दी। और एप्लीकेशन पर डालकर रात को मैं सो गई। वो एप्लीकेशन वीकली पे करती थी। उसका था कि आप ज़्यादा जितने वीडियो डालोगे वीकली उतना हम आपको पेमेंट करेंगे। तो मेरा था कि ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करूं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालूं। मैं वो वीडियो बना के और डाल के सो गई। जब सुबह मैंने एप्लीकेशन खोली, मेरी वीडियो वायरल थी और मैं खुद हैरान थी, इतने सारे व्यूज़ उस पर, कम से कम 12 लाख व्यूज़ से बहुत बड़ी बात होती है। 12 लाख व्यूज़ देखकर और मैं इतना शॉक्ड हो गई कि अचानक वायरल हो गई। ऐसा तो कुछ नहीं था इस वीडियो में, लेकिन सुबह 6 बजे उठकर मुझे हॉस्पिटल जाना था, तो मैं सुबह 6 बजे उठकर हॉस्पिटल निकल गई। मुझे था कि चलो इस पर ज़्यादा पैसे बन जाएंगे। मुझे ऐसा नहीं था कि मैं वायरल हो गई हूँ। फिर आता है वीक का एंड और अमाउंट मेरे हाथ में आता है 4,000 रुपये। एक हफ्ते में मुझे लगा कि इससे क्या होगा, लेकिन तब तक लत लग चुकी थी वीडियो बनाने की। एक वीक और ट्राई करते हैं, क्या पता अगले वीक कुछ और हो जाए और वीडियो डालने पर ज़्यादा पैसे आने लगे। वीडियो डाली, अगले हफ्ते मैंने 6,000 की अर्निंग की। फिर तब तक और लत लग चुकी थी और वो सारा अमाउंट मैंने हस्बैंड को ट्रांसफ़र कर दिया। कुछ तो काम आएगा, ये आई है अर्निंग, रखो। तो इस हिसाब से 2 हफ्ते की 10,000 आ गई थी। तीसरे हफ्ते में मुझे रिसीव हुई 30,000 रुपये, जो कि एक बड़ा अमाउंट है और वो एक्साइटमेंट लेवल ही अलग था। लेकिन जब तक एक चीज़
और चल रही थी। यहाँ मुझे नेम फेम वीडियो वायरल हो रही थी, जिससे मैं एकदम परे थी कि लोग वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि मैं खुद ही किसी की वीडियो नहीं देखती थी। मुझे क्या पता था कि मुझसे धुरंधर लोग हैं। तो वीडियो हर जगह पहुंच चुकी थी मेरी। ससुराल और मायके पक्ष के रिश्तेदारों में मुझे तब तक था कि मैं तो सिर्फ मनी मेकिंग के लिए बना रही हूँ। अचानक एक दिन कॉल आता है मेरे ससुर जी के पास, तुम्हारी बहू वीडियो बना रही है, हमने तुम्हारी बहू की वीडियो देखी है। मेरे सास ससुर को अब तक पता नहीं था, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि वो लोग एंड्रॉयड फ़ोन यूज ही नहीं करते थे। मैंने हस्बैंड से परमिशन ले ली थी। उस टाइम तक उन्होंने मुझे पूछा, ऐसे वो बात कर रहे हैं? तो मैंने कहा कि हाँ, मैंने हस्बैंड से परमिशन ले ली थी उस टाइम, और ये रीज़न था, इस वजह से मैंने वीडियो बनाई। लेकिन वो बात बहुत बड़ी हो गई थी। मेरे सास ससुर भी यही चाहते थे उस वक्त तक कि मेरा ध्यान डाइवर्ट हो रहा है, मैं खुश हूँ, और कहते हैं कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। उनका मैन यही था। लेकिन जो रिश्तेदार थे, उन्होंने वो जो बारूद भर भर के बम बना रखे थे, वो बम इस तरह फटेगा मुझे नहीं पता था। रोज़ कॉल आने लगे, रिश्तेदार ही कहते हैं कि वीडियो बनाती है, गलत बात है, शर्म नहीं आती है, तुम वीडियो बनवा रहे हो। लेकिन मेरे हस्बैंड और सास ससुर ने बहुत अच्छे से टैकल किया उस समय को, उस चीज़ को। उन्होंने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें सब बता के कर रही है, छुप छुपा के नहीं कर रही है। तो रिश्तेदार और गांव वाले बात कर रहे हैं कि नचनिया हैं, पैसों के लिए कर रही है, शर्म नहीं आती, आदमी तो मरने की कगार पर है और इसे देखो वीडियो बना रही है, ये छोड़ के भागेगी इसको, आदमी तो बीमार हो गया, फ़ायदा तो उठाएगी। बहुत बुरी बुरी बातें, ऐसी बातें जो आपको झकझोर कर रख देंगी। क्यों छोटी सी बच्ची को घर छोड़ के जा रहे हैं, हॉस्पिटल आदमी बेड पर है, रोज़ डॉक्टर बोलता है कि आज प्लेटलेट्स 2000 पहुंच गई हैं, इंटरनल ब्लीडिंग का चांस है, प्लेटलेट्स लेकर आओ। प्लेटलेट्स मिल ही नहीं रही हैं, ब्लड लेके आओ, ब्लड मिल ही नहीं रहा है। रिश्तेदारों को बोलो तो ओ नेगेटिव है, कोई अरे नहीं हम तो एक बार डोनेट कर चुके हैं, हम नहीं डोनेट करेंगे दोबारा। रिश्तेदारों को जो काम होता है वो तो काम उन्होंने नहीं किया, उन्होंने वो पानी में आग लगाना, चिंगारी में घी डालना, वो सारे काम किए। उन्होंने जिस टाइम मुझे इस सब की ज़रूरत थी, कोई मेरे साथ नहीं था। भड़काने में हर कोई आगे था, बुराई करने में हर कोई आगे था। ऐसे भारी भरकम शब्द जो मुझे अंदर तक ख़त्म करते चले गए। ऐसा क्या गलत किया मैंने? वीडियो बनाकर कुछ गलत नहीं किया। सर पर दुपट्टा होता था, सूट पहन के रखती थी, नॉर्मल लिपसिंग वीडियो बनाया करती थी, लेकिन फिर भी किसी के बारे में इतना बुरा बोलना। लेकिन एक टाइम आया जब मैंने रो के बोला हस्बैंड से कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, बर्दाश्त नहीं होता। उन्होंने कहा मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, जब तक मैं तेरे साथ हूँ ना, तब तक तुझे किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है। वो मोमेंट एक ऐसा मोमेंट था कि मेरे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ गई। तो 4 दीवारी में ही रहना है मुझे ससुराल वालों के साथ, बाकी तो सब लोग क्या कह रहे हैं क्या देखना। लेकिन रोज़ आपके कानों में ऐसी बातें आएँ कि बातें घर छोड़ के भाग गई, उसका आदमी बीमार था, साथ नहीं दिया उसने, और लोग क्यों बोलते थे? क्योंकि मैं दिखाई नहीं देती थी। सुबह 6 बजे हॉस्पिटल पहुंच जाती थी। हस्बैंड ने तो बोल दी। ससुर थोड़े स्ट्रिक्ट माइंड के थे, वो कहते थे नहीं गलत है, लोग बातें तो कर ही रहे हैं, नहीं बनाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ उनका ये भी था कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अब इतना कुछ सुनने के बाद जब हस्बैंड ने मुझे बोला तो मैंने कंटिन्यू रखा। अब अचानक क्या हुआ कि एप्लीकेशन वालों की डिमांड बढ़ी। उन्होंने कहा कि अगर आपको हमारे एप्लीकेशन पर काम करना है तो कैटेगरी सिलेक्ट कर लो, क्योंकि वो ऐप अच्छा पे करने लगी थी और उसकी वजह से कई ऐप पर मैं काम करने लगी थी, तो डिमांड तो माननी ही थी। कुकिंग, फैशन, डांस वीडियो में जो आपको अच्छी लगे वो कैटेगरी सिलेक्ट कर लो। तो मेकअप आता नहीं था,
कुकिंग कर नहीं सकती थी क्योंकि 6 बजे जाती थी हॉस्पिटल। तो रह गया डांस, तो मैंने डांस को ही चूज़ किया। और सपना चौधरी मुझे बहुत पसंद थी। मैंने सोचा जो वीडियो आएंगी उनकी डांस स्टेप कॉपी करके डाल दिया करूँगी। अब मैंने 2-3 डांस की वीडियो डाली, वो और वायरल। हर किसी के फ़ोन में जैसे सपना चौधरी चल रही थी वैसे ही मेरी वीडियो भी चलने लगी। फिर मेरे दिमाग में आया कि अगर हरियाणवी गानों पर मेरा डांस चल रहा है तो इसी को कंटिन्यू करती हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मैं हॉस्पिटल में रहते हुए डांस नहीं कर पा रही थी। जो थोड़ा बहुत मैं कर पा रही थी उसे मैंने कंटिन्यू रखा। फिर 6 महीने बाद मेरे हस्बैंड को डिस्चार्ज मिल जाता है, वो ठीक हो जाते हैं, जिनके बहुत ही कम सर्वाइवल चांस थे, जिनके उनको ठीक करके डॉक्टर ने घर भेज दिए। सबसे बड़ी बात थी कि उनके ठीक होने का जो रीज़न था वो पॉजिटिव एनर्जी थी उनके पास। मुझे देख के वो बहुत खुश रहते थे, दोनों मिलके वीडियो बनाते थे। और अब ये फ़िल्टर आ रहा है ऐप पर, अब ये और हम दोनों अच्छा टाइम पास करते थे। अब फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम चल रही थी वो भी ठीक हो गई थी, हस्बैंड भी ठीक हो गए थे। अब मैंने सोचा कि अब वैरायटी की जाए वीडियो। फिर मैंने गांव में मेरी शादी हुई, लोकेशन इतनी अच्छी थी, पहनावा हमारा इतना अच्छा था, तो क्यों ना मैं इस चीज़ को लेकर आगे जाऊं। वहाँ मैंने स्टार्ट किया कल्चरल आउटफिट डाल के वीडियो बनाना, खेती बाड़ी के हरियाली दिखाना जो हरियाणा में है, वो कैसे अपनी जो बहुएँ हैं हरियाणा की वो कैसे लाइफ स्टाइल जी रही हैं, घूंघट निकाल के वीडियो बनाना, सास ससुर के पैर दबा के वीडियो बनाना, जो नॉर्मल बहुएँ अपनी लाइफ में करती हैं वो चीज़ें मैंने वीडियो में लाने लगी, डांस भी दिखाने लगी। तब तक इस प्लेटफॉर्म पर हरियाणा की कोई भी बहू नहीं थी, इकलौती मैं ही थी जो खतरनाक फेमस भी थी और बदनाम भी। अब धीरे धीरे कुछ लोग आगे आने लगे, उनको लगा कि हरियाणा का कल्चर दिखा रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे मैसेज आने लगे कि आप तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुओं को आगे लेके जा रही हैं, बहुएं तो घूंघट में ही रह जाती हैं, आपने बड़ी हिम्मत की जो आप आगे निकल कर आईं। जब मैं हरियाणा दिखाने लगी तब धीरे धीरे बहुएं आगे आईं और अपना असर मुझे पड़ोस में ही दिखने लगा। उस समय तक बहुएं स्कूटी भी नहीं चलाती थीं। अगर आपकी बहू स्कूटी चलाती है तो चालू है, पाजामा पहनती है तो चालू है, घूंघट निकालो और चोटी दिखे तो चालू है। इस समय मैंने कट स्लीव पहनना शुरू किया। फैशन करने का तो सबका मन होता है, लेकिन शुरुआत कौन करे, पहली कोई एक तो बदनाम होनी चाहिए। फिर बहुओं ने भी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। कहते हैं कि एक दिया है जिसके नीचे अंधेरा होता है, लेकिन चारों तरफ उजाला होता है। गांव के लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते थे, पर बाहर के लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। आपको अपने परिवार को मनाना है, अपने परिवार में बहुओं को सपोर्ट करना है। बाहर वाले लोग क्या कहते हैं इसे छोड़ दो, अगर बाहर वालों की सुनोगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये स्टोरी है पीहू यादव की। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है, उनका स्ट्रगल पसंद आया है, इससे जहाँ वो हैं वहीं हम भी हैं, हम भी एक नई शुरुआत कर सकते हैं और इसी तरह कामयाब हो सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर 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 करें। थैंक यू इतना सुनने के लिए, धन्यवाद।